हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। मतलब आज से हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। तो दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यूनिट 5 का नाम है दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, जिसको हम इंग्लिश में पदार्थ की अवस्थाएं हमें पढ़ना है। और दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं में हमें दोस्तों गैसीय एवं द्रवीय अवस्था पढ़ना है। पदार्थ की हमें पता है 3 अवस्थाएं होती हैं मोस्टली, गैस, द्रव, ठोस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं मोस्टली, वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, पहली हमारी ठोस, दूसरी हमारी द्रव, है ना, तीसरी हमारी गैस, चौथी हमारी प्लाज्मा होती है और पांचवी हमारी होती है बोस आइंस्टाइन। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, हमें 11th और 12th केमिस्ट्री में केवल 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस में से गैसीय और द्रव, मतलब गैस और द्रव जो अवस्थाएं हैं वो आप 11th में पढ़ रहे हो। और जो तीसरी अवस्था है ठोस अवस्था, इस ठोस अवस्था को आप पढ़ोगे 12th में। और 12th में आपका फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था ही है। ठीक है, तो 2 अवस्थाओं को अब यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहली हमारी जो है गैसीय अवस्था। ठीक है, पहले हम गैसीय अवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम द्रवीय अवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी गैसीय अवस्था की बात आती है, तो ये गैसीय अवस्था होती क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों, जो गैसीय अवस्था होती है, ये जो होती है अवस्था, ये पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, यह पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था है, सबसे सरलतम अवस्था है। क्लियर है कहानी। ये जो सबसे सरलतम अवस्था है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं। अब अवयवी कण क्या होते हैं, तो दोस्तों जो पदार्थ होता है, हमें पदार्थ पता है अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ है उसके अवयवी कण क्या हुए, अणु और परमाणु, है ना। तो दोस्तों, जो गैसीय अवस्था होती है, इस गैसीय अवस्था में जो अणु और परमाणु होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। गैसीय अवस्था में जो अणु और परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। अब एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसके कारण दोस्तों इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, और आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों जो गैसें होती हैं इनका जो आकार होता है वो आकार अनिश्चित होता है, और जो इनका जो आयतन होता है वो आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो गैस होती हैं उन गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है ना। ना ही हम इसका आकार पता कर सकते हैं कि इसका आकार कैसा है, ना ही हम इसका आयतन पता कर सकते हैं कि इसका आयतन कितना है, क्या है ना। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल बहुत कम होता है तो ये किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं, किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं, जिसके कारण इनका जो आकार और आयतन है दोनों क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। क्लियर है कहानी। ठीक है, तो ये दोस्तों पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था है। ठीक है, इसमें इसमें अवयवी कण, अवयवी कण मतलब अणु व परमाणु, अणु व परमाणु। इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। अवयवी कण दूर दूर होते हैं, अवयवी कण दूर दूर होते हैं, इतना समझ गए। अब अवयवी कण दूर दूर होते हैं, जिससे इसका जो आकार है और इसका जो आयतन है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जिससे इसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है,
अनिश्चित निश्चित होता है। ठीक है, इससे इनका जो आकार और आयतन वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इतना सब समझ गए। और दोस्तों इनको मैं विशेषताओं में भी समझाऊंगा, जब गैसीय अवस्था की विशेषता बताऊंगा तो एक एक चीज और क्लियर में कर दूंगा। तो इतना चीजें आप समझ ही गए हो, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो कि इसमें अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो इतना समझ लो बस। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आकार और आयतन होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब दोस्तों मैं आपके जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों में दोस्तों केवल 11 तत्व ही ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बता दे रहा हूं, है ना, यहां लिख दे रहा हूं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में केवल 11 तत्व। कितने तत्व, केवल 11 तत्व। अब 11 तत्व कौन कौन से हैं, तो देखो बता रहा हूं। 11 तत्व जैसे हाइड्रोजन हुआ, है ना, हाइड्रोजन हुआ, इसके बाद नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, है ना, क्लोरीन हुआ, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन। इसके बाद दोस्तों हीलियम हुआ, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये केवल दोस्तों 11 तत्व आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 तत्व हैं केवल गैसीय अवस्था में रहते हैं। इनके अलावा कोई तत्व जो है वो गैसीय अवस्था में नहीं रह सकता। गैसीय अवस्था में उसको लेकर जा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो तत्व हैं दोस्तों वो गैसीय अवस्था में परमानेंटली रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आप बोलोगे कि सर अमोनिया भी तो गैसीय अवस्था में है, तो भाई गैसीय अवस्था में है, वो द्रवीय अवस्था में भी है। उसको हम गैस अवस्था में लेकर जा सकते हैं अमोनिया को, है ना। गैसीय अवस्था में वो खुद पहले से नहीं रहती, पहले से वो द्रव अवस्था में रहती है, उसको गैस अवस्था में हम लेके जा सकते हैं, है ना। और भी जो तत्व हैं या फिर जो अणु हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, तो उनको गैसीय अवस्था में हम लेके जाते हैं। खुद वो पहले से गैसीय अवस्था में नहीं होते, पहले से वो द्रवीय अवस्था में ही होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो तत्व हैं ये केवल गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये 11 तत्व हैं, ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो आवर्त सारणी में केवल 11 तत्व गैसीय अवस्था में रहते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो ये दोस्तों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये 11 तत्व हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। ये पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब अवयवी कण दूर दूर होते हैं तो इनका आकर्षण होता है अवयवी कणों के मध्य वो बहुत कम होता है। अब आकर्षण बहुत कम होता है तो इनका आकार और आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित होता है, क्लियर है कहानी। हमें पता है आकार और आयतन गैसों का हम बता नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब आवर्त सारणी में केवल जो 11 तत्व हैं वो जो आपको दिख रहे हैं केवल गैसीय अवस्था में रहते हैं। क्लियर है कहानी, इतना सब समझ गए। अब हम इस गैसीय अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जानते हैं। दोस्तों ये गैसीय अवस्था की आपको विशेषताएं दिख रही होंगी, जिसमें हम एक एक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों पहला है दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो आकार है। क्या है, आकार। तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया था जो गैसों का आकार है वो अनिश्चित होता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों अनिश्चित होता है। तो सुनो एक एक चीज को समझो। तो दोस्तों जो गैसों का आकार है वो अनिश्चित होता है। क्यों होता है अनिश्चित, ये बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि यह जिस पात्र में रखी जाती हैं उसके संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है उसमें व्याप्त हो जाती हैं। दोस्तों यदि आपका कोई 50 लीटर का कोई पात्र है, 50 लीटर का पात्र है, और उस 50 लीटर के पात्र में यदि हम 1 लीटर गैस को डाल दें तो जो वो 1 लीटर गैस है वो 1 लीटर गैस उस 50 लीटर के पात्र में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगी, फैल जाएगी। अब संपूर्ण रूप से उसमें फैल जाएगी, एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाएगी, तो हम उसका जो है ना आयतन है, उसका जो आकार है वो आकार नहीं बताएंगे। वो हमेशा गति करती रहेगी। देखो उसमें फैल जाएगी और उसमें हमेशा इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी उसके जो अणु है टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहेंगे। अब एक जगह वो रुकेंगे नहीं तो हम उसका आकार पता
नहीं कर सकते। क्लियर है कहानी? तो ध्यान रखना, गैसों का आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि यह जिस पात्र में रखी जाती है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में ये व्याप्त हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। इससे हम उसका आकार पता नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सेकंड पॉइंट है आयतन। तो दोस्तों जो गैसों का आयतन है वो आयतन भी अनिश्चित होता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं बता देता हूं इसका आयतन अनिश्चित क्यों होता है। तो दोस्तों जो गैसों का जो आयतन है वो ताप, दाब और पात्र पर निर्भर करता है। ताप, दाब और किस पर? पात्र पर निर्भर करता है। पात्र पर, जैसे ताप, दाब और पात्र पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों आपको पता है हर जगह ताप और दाब अलग अलग है। आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो यहां पर जो ताप है और यहां का जो दाब है वो अलग है। आप जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का जो ताप है, वहां का जो दाब है वो अलग अलग है। आप थोड़ा सा और इधर को चला जाऊंगा तो इधर का ताप दाब अलग रहेगा। तो ताप और दाब प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है। अब ताप दाब प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग है और उसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? गैस का आयतन, है ना। तो इसलिए अलग अलग ताप और दाब होने के कारण इसका जो आयतन है वो भी क्या है? अलग अलग होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता। तो ध्यान रखना, गैसों का आयतन ताप, दाब और आयतन, ताप, दाब और पात्र पर निर्भर करता है। पात्र भी अलग अलग भरेंगे, उसके संपूर्ण आयतन में व्याप्त हो जाएगा, तो उससे हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। अतः इसका जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा गतिज ऊर्जा, है ना। तो दोस्तों हमने आपको बता ही दिया था जो गैसों में अणु परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। अब बहुत दूर दूर होते हैं जिससे क्या होता है? इनके मध्य आकर्षण बल तो होता नहीं है। अब आकर्षण बल नहीं होता तो इनके जो अणु हैं बहुत तीव्र गति से गति करते हैं, है ना। तीव्र गति से वो गति करते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जो गति है ना वो हमेशा उनके अंदर चलती रहती है, समझ रहे ना। तो इनकी जो गति है या गति इनकी टेढ़ी मेढ़ी हमेशा चलती रहती है, अधिक होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी, है ना। तो गैसों के अणुओं में गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि गैसों के जो अणु हैं वो गति से तीव्र गति से हमेशा चलते रहते हैं, तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट है संपीड्यता। अब दोस्तों ये संपीड्यता क्या होती है? तो दोस्तों संपीड्यता होती है दबाने का गुण। जैसे यदि किसी हम रबर को दबा देते हैं, रबर को हम दबा देते हैं तो रबर दब जाती है, मतलब उसमें संपीड्यता का गुण है, मतलब उसमें संपीड्यता का गुण है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास पदार्थ, देखो मैं इसको दबा रहा हूं लेकिन नहीं दब रहा है ना, तो ये संपीड्यता का गुण इसमें नहीं है। अब जो दब नहीं रहा वो असंपीड्य होता है, मतलब ये दब नहीं रहा तो ये असंपीड्य है, और जिसमें जो दब रहा होता है वो संपीड्य होता है। कैसा होता है? संपीड्य, है ना। और संपीड्यता क्या है? दबाने का गुण। संपीड्यता क्या है? दबाने का गुण। और दोस्तों जो गैसें होती हैं उनमें दबाने का गुण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर एक्चुअली बात करें तो जो गैसें होती हैं, गैसों को हम अधिक दाब पर दबाकर ही सिलेंडर में भरते हैं। आपको पता है सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसके मुख्य घटक हैं मीथेन और ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन इसका जो है ना वो मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसमें जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है वो अधिक दाब पर ही दबा के भरी जाती है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। और दोस्तों जो गैसें होती हैं इन गैसों में दबाने का गुण बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपको एक एक्चुअली बात बताऊं तो दोस्तों जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर के सिलेंडरों में भराई जाती है, दोस्तों ये सिलेंडरों में भराई जाती है। जब भरते हैं सिलेंडरों में ये बहुत अधिक दाब पर दबाकर ही इनको भरा जाता है। अब जिसको हम दबा सकते हैं उसमें संपीड्यता का गुण होता है, तो इनको बहुत अधिक दाब पर हम दबा के भरते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गैसों में अत्यधिक संपीड्यता पाई जाती है, मतलब इनमें दबाने का गुण बहुत अधिक होता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा विसरण। दोस्तों विसरण होता है बहने का गुण। विसरण होता है क्या? बहने का गुण। जैसे कोई जल है, जल बहता है तो मतलब इसमें विसरण है, बहना मतलब विसरण होता है। समझ में आपको आया? तो दोस्तों जो गैसें होती हैं, गैसों में अणु और परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है।
अब आकर्षण बल बहुत कम होता है तो इसके जो अणु और परमाणु होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, हमेशा इनका विसरण होता रहता है, हमेशा ये बहते रहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गैसों में विसरण का गुण मतलब वहने का गुण, बहने का गुण बहुत अधिक होता है। तो क्लियर है कहानी। तो गैसों में दोस्तों जो बहने का गुण होता है वो बहने का गुण बहुत अधिक होता है, ये चीज आप क्लियर रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द्रवणता। अब द्रवणता क्या चीज है? तो द्रवणता दोस्तों ये है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करने का गुण। जैसे गैस है, इस गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने का जो गुण होगा वो होगा द्रवणता। तो दोस्तों जो गैसें होती हैं, गैसों में द्रव में परिवर्तित होने का गुण होता है, क्योंकि दोस्तों जो सिलेंडरों में जब गैसें भराई जाती हैं तो उनको द्रव अवस्था में करके ही भरा जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम गैस का जो सिलेंडर होता है उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इस टाइप से हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरफ कोई पदार्थ आ गया, और जब हम इस तरफ को हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई पदार्थ इस तरफ आ गया। मतलब गैसों में बहने का गुण गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन उनको द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों गैसों को निम्न ताप पर, किस पर? निम्न ताप पर। जो ताप है ना बहुत कम से कम होना चाहिए, निम्न ताप व उच्च दाब पर द्रवित किया जा सकता है ना। और निम्न ताप और उच्च ताप पर इनको द्रवित करके द्रव अवस्था में करके ही जो गैस सिलेंडर होते हैं उन गैस सिलेंडरों में भराई जाती है। तो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो गैस द्रव अवस्था में होती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो द्रव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी गैस को? निम्न ताप पर और उच्च दाब पर हम किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसकी विशेषताएं हुई कि आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम गैसों से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि गैसों का हम द्रव्यमान अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, आयतन बताना है तो कैसे बताएंगे, दाब है ना, ताप है ना, ये सब चीजें हम बताना है तो कैसे बताएंगे, है ना। तो समझो। तो दोस्तों पहले तो गैसों से संबंधित एक परिभाषा है द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो द्रव्यमान है वो क्या है ना। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, उसमें उस उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई पात्र है ना, ये कोई पात्र है और इस पात्र में हमने 1 केजी नमक रख दिया, है ना, 1 केजी नमक रख दिया। कोई दिक्कत है? अब 1 केजी नमक रख दिया मतलब इसमें पदार्थ कितना रखा है? 1 केजी है। पदार्थ कितना है? 1 केजी है। तो इसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है? तो इसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलो है। समझ में आपको आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोस्तों एक कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में ये कोई एक पात्र है। क्या है? कोई एक पात्र है। इस पात्र में दोस्तों मैंने 1 केजी नमक रख दिया, 1 केजी नमक रख दिया। अब और हमसे पूछा किसी ने कि बताओ इसका द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों आप ये बताओ इसमें कितना पदार्थ रखा हुआ है? 1 केजी रखा हुआ है ना, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? 1 केजी होगा। समझ में आपको आ रहा है? तो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित पदार्थ की क्या होती है? मात्रा होती है। जैसे इसमें पदार्थ की मात्रा 1 केजी है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 1 केजी हो गया। अब एक दोस्तों ये कोई दूसरा पदार्थ है और इसमें 5 केजी शक्कर रख दी। 5 केजी हमने क्या रख दी? शक्कर रख दी। अब किसी ने पूछा कि बताओ इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप सीधे डायरेक्ट बोल दोगे कितना है? 5 केजी, क्योंकि इसमें कितना पदार्थ रखा है? 5 केजी रखा है। ये तो आप द्रव्यमान समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों यदि गैसों का द्रव्यमान हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों आप सुनना, पहले अच्छी समझ लेना। 1 मिनट पहले ये और समझ लो कि दोस्तों जो किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान होता है उसको हम केजी में, ग्राम में या फिर मिलीग्राम में, है ना, केजी में, ग्राम में या फिर मिलीग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये लिख लेना, इतना बड़ा लेना, है ना। पदार्थ के द्रव्यमान को
पदार्थ के द्रव्यमान को केजी, ग्राम और मिलीग्राम में मापते हैं। इतना सब समझ गए। अब दोस्तों आप समझना कि जो गैस है उस गैस का हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यदि आपको किसी गैस का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं दोस्तों ये जो एक पात्र है, ये हमने एक पात्र बना दिया है। इस पात्र में गैस का कितना द्रव्यमान है, ये हमने एक पात्र बना दिया, ठीक है। इस पात्र में गैस का कितना द्रव्यमान है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले जो खाली पात्र है, ये जो इसका जो खाली पात्र है, सबसे पहले इस खाली पात्र का आप द्रव्यमान नाप लोगे, है ना। इसको आप तौल लोगे, है ना, कि इसका द्रव्यमान कितना है। पहले तो आपने खाली पात्र का द्रव्यमान बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस पात्र में कोई गैस भर लोगे। क्या भर लोगे, कोई गैस भर लोगे, और गैस भर के फिर इसका द्रव्यमान आप नापोगे, फिर इसको आप तौलोगे, है ना। तो फिर आप इसको तौलोगे, तो मान के चलो आपने खाली पात्र का द्रव्यमान निकाला था कितना, 5 केजी निकाला। कितना निकाला, 5 केजी। फिर आपने इसमें गैस भर दी, और गैस भर के जब इसका द्रव्यमान आपने तौला तो आपको कितना आ गया, 9 केजी आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जो भरे पात्र का द्रव्यमान था उस भरे पात्र के द्रव्यमान में से खाली पात्र के द्रव्यमान को घटा दोगे। तो भरे पात्र के द्रव्यमान में से जब खाली पात्र के द्रव्यमान को घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो पदार्थ के द्रव्यमान की होगी, है ना। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि 5 केजी इस पदार्थ का द्रव्यमान है। इसमें जो गैस भरी है वो उसका द्रव्यमान कितना है, 5 केजी है, सॉरी 4 केजी, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। तो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 केजी है। समझ में आपको आया। यदि किसी गैस का द्रव्यमान नापना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उस खाली पात्र के द्रव्यमान को नाप लोगे, फिर उसमें गैस भर के फिर उसके द्रव्यमान को नापोगे, फिर भरे पात्र के द्रव्यमान में से जो खाली पात्र का द्रव्यमान आया था उसको घटा दोगे। तो घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो ही आपके उस पदार्थ में गैस के द्रव्यमान की वैल्यू होगी। क्लियर है कहानी। तो ये दोस्तों हुआ गैसों का द्रव्यमान मापने का क्रम। अब हम आपको बताते हैं कि आयतन क्या है, और आयतन मतलब गैसों का आयतन हम कैसे नापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है आयतन, आयतन, ठीक है। अब ये आयतन क्या चीज है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ये आयतन क्या चीज है उसको समझ लो। तो दोस्तों जो किसी पदार्थ का जो आयतन होता है, किसी भी पदार्थ का आयतन होता है उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो गैस का आयतन, या फिर जल का आयतन, है ना, या फिर ठोस का आयतन, है ना। अब जैसे मान के चलो ये ठोस है, ये ठोस है, इस ठोस का आयतन कितना है हमें ये पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान के चलो इस ठोस को हमने यहाँ पर रख दिया, है ना। अब इस ठोस के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इस ठोस के द्वारा ये इतना स्थान घेरा जा रहा है ना। तो ये जो इतना स्थान है इसका आयतन है, इतना स्थान है इसका आयतन है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मुझे ये पता करना है कि इस बोर्ड का ये आयतन क्या है, तो इस बोर्ड के द्वारा देखो इतना स्थान घेरा जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, इतना स्थान घेरा जा रहा है। तो जितना स्थान उसका घेरा जा रहा है वो इसका आयतन है। अब जैसे मुझे मेरा आयतन पता करना है कि मेरा आयतन कितना है, तो दोस्तों मैं जमीन पे खड़ा हूं, मेरे द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है वो मेरा आयतन है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है किसी भी पदार्थ का, हम किसी भी पदार्थ की बात कर रहे हैं, हम कोई एक पदार्थ की नहीं बात कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना किसी पदार्थ का आयतन, किसी पदार्थ का आयतन, आयतन उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है, उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है। तो ध्यान रखना किसी पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरा गया आयतन होता है। ये तो आपको चीज क्लियर हो गई है ना, किसी पदार्थ की भी बात हमने कर ली है ना। अब हम गैसों की बात कर रहे हैं कि गैसों का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों गैसों का आयतन होता है ये उस पात्र के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं, जो गैसों का आयतन है वो उस पात्र के बराबर होता है जिस पात्र में भरी जाती है।
है ना। जैसे मान के चलो ये जो कोई पात्र है, ये कोई 5 लीटर का पात्र है। ये कितने लीटर का पात्र है? 5 लीटर का पात्र है। तो इस 5 लीटर के पात्र में जो गैस भरी है उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन भी कितना होगा? 5 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज तो पता है, जो गैसें जो किसी भी पात्र के संपूर्ण क्षेत्रफल में फैल जाती हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या होती हैं? फैल जाती हैं। जैसे मान के चलो इसमें गैस भरी है कोई, तो ये जो गैस है वो इसके पूरा जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में फैल जाएगी, है ना। और तो जो फैलने वाला स्थान होता है, फैलने वाला स्थान होता है या फिर घेरा गया स्थान होता है, वही तो उसका आयतन होता है ना। तो ध्यान रखना कि जो गैसों का आयतन होता है वो उस पात्र के बराबर होता है, उस पात्र के बराबर होता है जिस पात्र में वो रखी जाती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता है हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता है वो 16 किलो 200 ग्राम का रहता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 16.2 लीटर का होता है। ठीक है, तो जो गैस का आयतन है वो 16.2 लीटर ही होगा, क्योंकि वो 16.2 लीटर के पूरे क्षेत्रफल में फैल जाएंगे। और घेरने वाला या फैलने वाला स्थान ही तो क्या होता है? आयतन होता है ना। तो ध्यान रखना वो जिस पात्र में रखी जाएंगी, जितने लीटर के पात्र में रखी जाएंगी उतना ही उसका आयतन होगा। 10 लीटर के पात्र में रखें तो उसका आयतन 10 लीटर होगा, 100 लीटर के रखें तो उसका आयतन 100 लीटर होगा, है ना। तो क्लियर है कहानी? गैसों का आयतन उस पात्र के बराबर होता है जिस पात्र में वो रखी जाती हैं। क्लियर है कहानी? अब इतना चीज आप समझ गए हो। अब दोस्तों जो आयतन होता है, हमने पदार्थ की बात करी है ना, तो जो किसी पदार्थ का जो आयतन होता है उसे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इसे लीटर, है ना, लीटर, मिलीलीटर या डेसीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। जो गैसें हैं होती हैं, गैसों को लीटर, मिलीलीटर और डेसीमीटर में मापा जाता है। और एक चीज और याद रख लो दोस्तों, 1 लीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना चीज आपको याद रखना है। तो अब आयतन समझ गए हो। अब दोस्तों हम दाब पे बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दाब पर, कि इसका ये दाब है ना, दाब क्या चीज होती है। तो दोस्तों पहले आप समझ लो। तो दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों ये कोई एक पात्र है, ये कोई एक पात्र है ना। इसका इकाई क्षेत्रफल ये है, इधर से इधर तक 1 इकाई ये है, इधर से इधर तक 1 इकाई ये है और इधर से इधर तक 1 इकाई ये है। अब दोस्तों ये इकाई क्षेत्रफल हुआ, है ना। 1 इकाई क्षेत्रफल ये है, 1 इकाई क्षेत्रफल ये है और 1 इकाई क्षेत्रफल ये है ना। तो दोस्तों इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसे हम बोलते हैं क्या? दाब, है ना। जैसे इसके इकाई क्षेत्रफल पर, इसके इकाई क्षेत्रफल पर और इसके इकाई क्षेत्रफल पर जितना जो बल लग रहा है वो बल ही कहलाएगा दाब। तो कोई अलग बात नहीं है। जो दाब है वो दाब कोई अलग चीज नहीं है, वो बल है। और कौन सा बल है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। जैसे इस पर और इस पर कितना कितना दाब लग रहा है, कितना कितना बल लग रहा है, वो बल आपका कहलाने लगेगा क्या? दाब, है ना। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दोस्तों जो दाब होता है, इस दाब को हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से। दाब को हम P से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों आगे यदि बात करें जो गैसों का दाब होता है, गैसों का दाब का जो मात्रक होता है ना, या फिर गैसों के, हम ऐसा कहें गैसों के दाब को मोनोमीटर में मापा जाता है। मोनोमीटर में मापा जाता है। तो ध्यान रखना गैसों का जो मात्रक है वो क्या है? मोनोमीटर है। और जो दोस्तों गैसों का
हाँ, गैसों का जो दाब है वो गैसों के दाब को हम मैनोमीटर में मापते हैं। और यदि आगे बात करें तो दोस्तों जो गैसों का दाब है इसे हम पास्कल में भी मापते हैं, ठीक है, या इसे पास्कल पास्कल है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, पीए, या इसे पास्कल में मापा जाता है, मापा जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गैसों के जो दाब होता है उस गैसों के दाब का मात्रक क्या होता है, मैनोमीटर, या फिर जो मात्रक होता है इस दाब का वो क्या होता है, पास्कल पीए होता है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, है ना। तो ये दाब समझ गए दोस्तों। अब हम आपको समझाते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसको समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए अब समझते हैं हम वायुमंडलीय दाब को। तो ये दोस्तों मैंने हेडिंग डाल दी आपको, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब, ठीक है। देखो ये वायुमंडलीय दाब सही दिख रहा है क्या, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, एक मिनट इसको कैपिटल में लिखता हूं, हाँ ऐसा लिखाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम इंग्लिश में ये बोलेंगे, है ना। तो दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब क्या है उस चीज को समझ लो, है ना। तो समझो, मान लो दोस्तों ये हमारा एक वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है, और ये दोस्तों आपको दिख रही है पृथ्वी, क्या दिख रही है, पृथ्वी। तो ये मान लिया दोस्तों हमने पृथ्वी है, और ये है ना दोस्तों हमने मान लिया कि ये क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। अब दोस्तों ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में तो विभिन्न गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है ना, धूल कण होते हैं, आर्गन होती है, बहुत सारी गैसें होती है, ठीक है। जिसमें दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, हम ये कह सकते हैं कि 21% होती है। इसमें जो दोस्तों CO2 होती है वो कितनी होती है, 0.03%, हम ऐसा कह सकते हैं ये गैसें इसमें होती हैं। क्लियर है कहानी, इन गैसों की मात्राओं को हम हटा दे रहे हैं, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, इन वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर दाब आरोपित किया जाता है, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, इन वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा इस पृथ्वी की सतह पर जो दाब आरोपित किया जाएगा उसी दाब को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। एनी प्रॉब्लम, क्या बोला मैंने, वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर दाब आरोपित किया जाएगा वही दाब कहलाएगा वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का दोस्तों जो मात्रक होता है वो वायुमंडल होता है, क्या होता है, वायुमंडल। जो वायुमंडलीय दाब है, इस वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल, या फिर इसका जो मात्रक होता है, वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, या फिर इसका जो मात्रक होता है वो ATM होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होगा, वायुमंडल, या फिर क्या हो जाएगा, ATM। क्लियर है कहानी, है ना। अब दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों जो एक ATM होता है, उस एक ATM मतलब एक ATM का मतलब एक वायुमंडल, इस एक ATM का जो मान होता है वो होता है 760 mmHg, है ना, मिलीमीटर पारेसक, मिलीमीटर पारेसक। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, मिली, है ना, मिलीमीटर पारेसक, मिलीमीटर पारेसक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ध्यान रखना एक ATM बराबर कितना होता है, 760 mmHg, है ना। तो जो वायुमंडलीय दाब है इसका मात्रक वायुमंडल भी होता है और ATM भी होता है, और इसका दोस्तों एक और मात्रक होता है जो क्या होता है, mmHg, है ना। तो mmHg ये भी इसका मात्रक होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
दोस्तों ये इसकी परिभाषा है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका जो मात्रक है वो वायुमंडल या फिर एटीएम होता है। तो ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब का मात्रक वायुमंडल है या फिर एटीएम है या एमएमएचजी, या जो एमएमएचजी होता है इसका मात्रक। एमएमएचजी को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर पारेसक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये पारेसक है, पारा होता है ना तो पारेसक होता है ना। अब दोस्तों एक बात और है, एक एटीएम जो है, एक एटीएम की वैल्यू 760 एमएमएचजी होती है या एक एटीएम की वैल्यू 760 टॉर होती है। जो एमएमएचजी होता है, इस एमएमएचजी को हम और क्या बोलते हैं? इस एमएमएचजी को हम और बोलते हैं टॉर, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो एक एटीएम 760 बराबर, एक एटीएम बराबर 760 टॉर होती है या फिर ये होती है। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाने के कारण हम आपको आगे के टॉपिक नहीं करा रहे, आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। और दोस्तों आगे के जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारा ताप है। दोस्तों ताप क्या होता है, ताप के कितने पैमाने होते हैं, है ना। डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फॉरेनहाइट क्या होता है ना। इसके बाद केल्विन क्या होता है, र्यूमर पैमाना क्या होता है, ये सब चीजें करेंगे। इसका बाद जो सेल्सियस का केल्विन में परिवर्तन कैसे किया जाता है ना। जो फॉरेनहाइट होता है उस फॉरेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में परिवर्तन कैसे किया था, ये सब चीजें, इससे संबंधित छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो चीजें, इन सबको हम अगली वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।